मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप सब पर, आपके घर वालों पर, आपके दोस्तों पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? हम नावल की अगले एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिनको पीडीएफ मिल चुका है, पिछले एपिसोड का पीडीएफ अपलोड हो चुका है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ अपलोड हो चुका है। और बहुत से लोग यहाँ पर पिछले एपिसोड पढ़कर यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम। तो चलें आगे की एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जो कि पीडीएफ पर अवेलेबल नहीं है, यहीं तक पीडीएफ में अवेलेबल है। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर नावल को स्टार्ट करते हैं। बोस्टन का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा और आलीशान था। हर तरफ से गुजरते रंग बिरंगे लोग। फदक ने अपना सारा सामान संभाला और ख़ुद को सेट किया। वो चेंजिंग रूम में जाकर चेंज भी कर आई थी। उसने अपनी यूनिवर्सिटी के पहले दिन के लिए एक ख़ास आउटफिट सेलेक्ट कर रखा था। इधर उधर नज़र दौड़ाने के बाद उसे दो मर्द नजर आए, जिन्होंने हाथ में टैबलेट पकड़ रखा था, जिस पर उसका नाम और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ था। वेलकम मोहम्मद फदक टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि आप ये सारे किरदार मिलने वाले हैं। फदक इन हार्वर्ड रिप्रेजेंटेटिव के पास गई और उनसे अपना तारुफ करवाया। उन्होंने उसका खुशनुदी से इस्तकबाल किया और उसे सामान लिया और उसे कार में बिठा दिया। फदक पीछे बैठ गई और वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव आगे बढ़े थे। फदक का आउटफिट ऐसा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। वो खामोशी से गाड़ी चलाते रहे और फदक भी खामोशी से पीछे बैठे बोस्तान के नज़ारे देखती रही। ना उन्होंने कुछ पूछा, ना फदक ने कुछ कहा। क्या हुआ, कहीं जिया का ख्वाब सच तो नहीं होने वाला? खामोशी का सफ़र भी ख़त्म हुआ और वो बोस्तान से गुजरते हुए कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स पहुंच गए और फदक ने आंख भर भर के हर चीज़ को देखा। वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव उतरे, यहाँ तक कि फदक का सामान भी उन्होंने ले लिया। फदक ने सिर्फ अपना हैंडबैग उठाया हुआ था और सामने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गेट उसके लिए पूरा का पूरा खुला हुआ था। उसने हार्वर्ड के मेन गेट के कई सौ नाम सुने थे, न जाने आगे और कितनी दुनिया होगी। हार्वर्ड एंट्रेंस गेट, हार्वर्ड यार्ड एंट्रेंस, एंड द ऑफिशियली नेम इज जॉर्जटन गेट। तो ये हार्वर्ड मेन गेट के नाम है। फदक ने अपना पहला कदम हार्वर्ड के अंदर रखा, फिर अपने पाँव पे तवज्जो दी। नहीं नहीं, सीधा पाँव। सर को दाएं बाएं हिलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब भी पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखों में चमक और गहरी मुस्कान के साथ अपना कदम दुनिया की 5वीं बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड में रखा। न जाने फदक का दिल और दिमाग क्या क्या कह रहा था, हार्वर्ड से और खुद फदक से। कभी सोचा था क्या फदक ने कि वो इस यूनिवर्सिटी का मुकद्दर बनेगी? कभी वो यहाँ आकर जिंदगी के साल गुजारेगी? हाँ, शायद शक था। फदक के दिमाग ने दिल को जवाब दिया। यहाँ पाकिस्तान में रात थी और हार्वर्ड में दिन, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से 10 घंटे आगे है। जिया को पता ना चला कि वो कब खाना खा के सो गई। वो अपने भयानक ख्वाब से उठी, वुजू किया और इशा पढ़ी। नमाज पढ़ के उसने आज सिर्फ फदक के लिए दुआ मांगी थी और रो रो के मांगी थी। उसने जहाँ नमाज के ऊपर ही सारी किताबें बिखेर दी। उसने एक छोटी सी किताब अपनी गोद में रखी, जिस पर लिखा था औरत का पर्दा। उसने नम आंखों से उस किताब को खोला। यूं ही कदम बढ़ाती, हर तरफ नज़र दौड़ाती, कभी हार्वर्ड के ऊंचे छोटे दरख्तों को देखती तो कभी ऊंची इमारतों को। हर इमारत के सामने तरतीब से बने प्यारे स्टेप्स। उसने नम आंखों से किताब का पहला वर्ग पलटा। सफ़ेद कागज़ पर स्याह हरूफ जैसे उसके दिल से बातें करने लगे। सबसे ऊपर कुरान की आयत दर्ज थी। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें, अपनी असमत की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाहिर ना करें, और अपने दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाल लिया करें। सूरतुल नूर। उसकी पलकें भीग गई। उसे लगा जैसे ये आयत उसके लिए अपने दिल से मुखातिब हो। सब कितना साफ था, सब कितना खुशगवार था, पर जो भी आ रहा था अजीब नज़रों से फदक को देख रहा था। क्या उसका आउटफिट इतना बुरा था? क्या वो कोई जोकर लग रही थी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कैसा आउटफिट होगा। पर उसने नज़रों की ज़्यादा परवाह नहीं की और वो बिल्कुल सामने खड़ी होगी। मेमोरियल हॉल के जहाँ बहुत से लोग जमा थे। वहाँ पर बहुत ही बड़े एरिया को घेरे हुए ग्रैंड स्टेयर के सीढ़ियाँ थी। वो जो एक बहुत बड़ी लंबी सी सीढ़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा एरिया उन्होंने घेरा घेरा होता है सीढ़ियाँ, उनको ग्रैंड स्टेयर के सीढ़ियाँ कहते हैं। उन सीढ़ियों के ऊपर एक लड़का ठहरा था। उसके साथ कोई एक हाथ से बना हुआ लकड़ी का दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा रेड, वाइट और पिंक बैलून से और कुछ और उसमें डेकोरेशन वाली चीज़ें लगी हुई थी। वो दरवाज़ा पूरी तरह से सजा हुआ था और उसके ऊपर एक वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड के ऊपर कोरियन ज़बान में कुछ लिखा हुआ था, जिस ज़बान की ना तो पढ़ने में समझ आई थी और ना ही बोलने में और ना ही सुनने में।
मेमोरियल हॉल की सारी सीढ़ियों की साइड पर भी बैलून लहरा रहे थे। वो लड़का दरवाजे के साथ ठहरा, चिल्ला कर कुछ बोल रहा था। वो बोल रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे। फदक भी उनको देखकर पागलों की तरह तालियां बजाने लगी लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। फिर फदक का जहीन दिमाग चला तो उसकी समझ में कुछ कुछ आया। वो कुछ उसको समझ में ये आया कि ओ ये न्यू स्टूडेंट की वेलकम पार्टी होगी। ओ यकीनन ये है वेलकम एंट्री गेट। फदक ने भी जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। कुछ देर बाद वो लड़का फिर कुछ बोला। फिर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। न जाने क्या बोल रहा था पर मजे का बोल रहा था। फदक पागलों की तरह खुद से ही बातें किए जा रही थी। फिर अचानक उस लड़के ने सबकी तरफ पीठ कर ली और शाहरुख खान की तरह हाथ फैला दिए। वहां पे मौजूद सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, कोई कोरियन में, कोई चाइनीज में, कोई जर्मन में तो कोई इंग्लिश में, स्टेप थ्रो दिस डोर वे डार्लिंग। ओ लड़की दरवाजे में से गुजरो। वो सब बार बार यही अल्फाज कहे जा रहे थे। लेकिन फदक ने इधर उधर देखा, कोई नहीं जा रहा था। लगता है बाकी न्यू स्टूडेंट को शर्म आ रही है। क्यों ना पहले ही गुजर जाऊं, पहले मैं ही गुजर जाऊं। फदक ने फिर अपना शरारती दिमाग लगाया जो कि उसे नहीं लगाना चाहिए था। या अल्लाह मेरी फदक को पर्दे से मोहब्बत दे दे, उसके दिल में हया भर दे, चाहे जिस बेहया माहौल में वो हो। जिया का दिल भारी हो रहा था। वो जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर भागती गई। उसे भागता देखकर सबकी ताली बजाते हाथ रुक गए, सबके मुंह खुल गए। लेकिन वो दरवाज़ा शायद फदक को अपना वेलकम डोर लग रहा था। वो किसी शहजादी की तरह उस आर्टिफिशियल दरवाजे के पार गुजरी। उसके गुजरते ही बलून कुछ हवा में उड़ पड़े। बहुत सी कलियां उस पर सितारों की तरह बरसने लगी। बहुत से बैलून फूट गए। उस लड़के ने अपना शाहरुख खान वाला एक्ट जारी रखा और जैसे ही फदक की तरफ मुड़कर अंगूठी आगे की, एकदम उसकी चीख निकल गई और फदक को एकदम एहसास हुआ ये कोई खुश आमदीदी दरवाज़ा नहीं था, ये दरवाज़ा मोहब्बत था, यानी कि प्रपोजल आर्क। ये सब उस लड़के ने अपनी किसी कोरियन गर्लफ्रेंड के लिए अरेंज किया था और वो अपना वेलकम समझ बैठी थी। वहां पर जो कोई था सबकी नजरें फदक पर थी, जो हाल के पास थे या चर्च के, जो जिस राह में था गर्दन सबकी वहीं थी जहां मोहम्मद फदक थी। वहां सब ने कोई एलियन देख लिया। सबकी नजरें उसके आउटफिट की वजह से थी। एक लड़की जिसका बहुत बड़ा गाउन था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगले सफ़े पे लिखा था, ए नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर लटका लिया करें। वो बेख्तियार बोली, या अल्लाह तू तो हमें पहचान और हिफाजत दोनों दे रहा है। कि किताब का अगला वर्ग पलटा तो हदीस लिखी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अस्मा, जब औरत बालिग हो जाए तो उसके जिस्म में सिवाय चेहरे और हाथों के कुछ जाहिर ना हो। सनन नबी दाऊद। रावी हजरत आयशा। उसका दिल लरस गया। उसने फदक का नाम आहिस्ता से लिया जैसे ये अल्फाज उसके लिए किसी ढाल की तरह हो। अगली हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत सरापा पर्दा है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे ताकता है। रावी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया। जानमाज पर बिखरी किताबें और उसकी हिस्सियों में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह फदक को अपनी हिफाजत में ले ले जैसे तूने हमें अपने हुक्मों में छुपा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे जिया की ये बात बहुत अच्छी लगती है। कमेंट में हमेशा फदक अलियार का जिक्र होता है और मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, जैसे कि तबस्सुम, हाजी बाबा, जिया। जिया बहुत खूबसूरत किरदार है। एर्थी और हमजा की बहुत क्यूट स्टोरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनके ऊपर भी तवज्जो दें, इनके ऊपर भी नज़रसानी करें। नावल में सिर्फ फदक अलियार नहीं है, तबस्सुम जो इतने क्राइसिस से गुजर रही, इतनी टफ लाइफ गुजार रही हैं, तो इंसान उनके ऊपर भी एक नज़रसानी कर देता है, उनके बारे में थोड़ा सा सोच लेता है। एक नावल में फदक अलियार नहीं है। मोहम्मद फदक ने अपना गाउन हाथों में पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगी। एर्थी उस जुलूस में शामिल थी। वो हैरत से फदक को सीढ़ियों से उतरता हुआ देख रही थी। काले रंग का पांव तक आता कपड़ा, आधे हाथ तक छुपे हुए और हिजाब में लिपटा नहीं, लिपटा चेहरा नहीं बल्कि नकाब में लिपटी आंखें सिर्फ नजर आ रही थी। ओह वाओ, मतलब फदक पूरे पर्दे में गई थी। इट्स टू सरप्राइज टू दूर कोई नजरें बाल टिप टिप करती मोहम्मद फदक पर मरकूज थी। किसी की साइकिलिंग करते पाँव रुक गए थे। फदक ने अपना मजीद नकाब और खींचा जिससे सिर्फ उसकी मुश्किल से भवें और आंखें नजर आ रही थी। हेलो जेनी, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है, जल्दी आओ। फदक जेके एर्थी जेके को फ़ोन मिलाती वहाँ भीड़ से बाहर चली गई। हार्वर्ड में शायद ये पहली लड़की थी जो नकाब में आई थी और वो पहले ही दिन वो सबकी नज़रों में आ गई थी। हाल में आते खुरम और फुटबॉल खेलते हमजा की, भीड़ में ठहरी एर्थी की और आलिया की साइकिलिंग करते जैक नैन्सी की। नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं।
हर दूसरे दिन नहर के करीब वकास चौधरी और उसके दोस्तों की दावतें होती थी। सारी महफिल में चहल पहल मची हुई थी। किसी ने तसला खोला हुआ था, कोई आग सही कर रहा था, कोई महफिल में बैठकर ऊंचे ऊंचे गाने गा रहा था और गाने के हर शेर पर उसकी वाह वाह निकलती। वकास चौधरी सीख पे लगे गोश्त को तपते अंगारों में भून रहा था, साथ साथ दाएं बाएं नजर भी घुमा लेता था और कभी किसी शेर पर वो भी ऊंचा ऊंचा कहका वाह वाह लगा लेता था। क्या बात है सदाकत, कब से मेरे पीछे ठहरे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो? वकास ने अपने पीछे ठहरे हाथ मलते सदाकत से कहा। चौधरी जी, आप तो जानते हो सदाकत ने कभी झूठ नहीं बोला, ना ख्वाम ख्वाह बोलना मजबूरी में बोला, जब भी बोला सच बोला वरना कुछ ना बोला। उम्र में बड़ा आदमी होने के बावजूद वो नज़ाकत से बोले जा रहा था। क्या सच बोलना है तुझे और क्या सच सुनना है मुझे? वकास ने ज़रा सा पीछे मुड़कर देखा। चौधरी जी, अल्लाह झूठ ना बुलाए, लेकिन ये सच कहते हुए मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही। मेरी ज़बान को हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो चौधरी के घराने की औरतों के बारे में कुछ बोले। चौधरी वकास का सिर घुमाता हाथ रुक गया। क्या बोलना चाहता है? सीधा सीधा बोल, जलेबी की तरह बात को ना घुमा। वकास चौधरी का लहजा यकदम सख्त हो गया। सदाकत थोड़ा सा घबरा गया। ओ चौधरी साहब, अब ये भी फार्म से आ रहा हूँ। वहाँ पे तबस्सुम बीबी को चौधरी फारूक के साथ देखा। वो उससे अपने बाप के कत्ल के बारे में पूछ रहा था। बातों से तो यही लग रहा था कि वो ज्यादा बातें मैंने नहीं सुनी। सीख लाल हो गई थी और कबाब जलने लगे थे। कब की बात है ये? यही 1 घंटे पहले की बात है चौधरी साहब। मैंने चुप के सुनने की कोशिश की, शायद उन्हें पता चल गया और तबस्सुम बीबी वहाँ से चली गई। सदाकत बार बार वकास चौधरी को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोबारा उसने मुड़कर सदाकत की तरफ नहीं देखा। तुम्हारे अलावा ये बात किसी और को पता है? वकास ने हमवार लहजे में कहा। ना चौधरी साहब, सीधा आपको आकर बता रहा हूँ, सदाकत ने फखरिया कहा। क्या तू पढ़ा लिखा है सदाकत? आपके गोश्त बिल्कुल सड़ चुका था, जो बाकी साथियों को बू सा बाकी साथियों को भी आ गई थी। आप तो जानते हैं चौधरी साहब, पढ़ाई और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सदाकत ने घबरा कर फिर कहा। अब तो बस तुम बीबी से क्या कहेंगे? इससे पहले वकास सदाकत की बात का जवाब देता, वकास ने वही सीख उठाकर सदाकत के मुंह पकड़कर उसकी जबान पे रख दी, जिससे वो तड़प गया। साथी वकास की तरफ पलटे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वकास को रोक सके। वकास का जब तक दिल चाहा उसने गर्म सीख उसकी जबान पर दबाए रखी, इतनी दबाई कि जबान के दरमियान में 2 टुकड़े हो गए। वकास ने सीख वहीं पर फेंकी और लंबे लंबे ढंग भरता अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वहां पर किसी में पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि उसने सदाकत के साथ ऐसा क्यों किया और वो महफिल छोड़कर कहाँ जा रहा है। बेगैरत वकास चौधरी का बीवी का नाम लेगा? वाह! वकास चौधरी की आंखों में खून उतरा हुआ था। फदा को उन रिप्रेजेंटेटिव ने कैंपस पहुंचा दिया। वो उसे गुड लक कहकर चले गए। उनका काम यहीं तक था। कैंपस पहुंचकर फदक को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई। हार्वर्ड में स्कॉलरशिप के स्टूडेंट के लिए खास किस्म की ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम बहुत सी मेल एंड फीमेल स्टाफ अरेंज कर रहे होते हैं। सब उसे एक एक करके ब्रीफ कर रहे थे। क्लास की टाइमिंग और लोकेशन, कैंपस के मैप और डायरेक्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड की डिटेल। फदक ने एक एक पॉइंट अपने पास नोट करके रख लिया था। इन सब के अलावा हर स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए ख़ास एकेडमिक एडवाइज़र्स रखा जाता है। मिस फदक, आपके एडवाइज़र के लिए एक ने अपना नाम सजेस्ट करवाया है। प्रोग्राम के प्रोफेसर ने फदक को बताया। फदक ने हैरानगी से सबको देखा। वो तो यहाँ किसी को नहीं जानती थी, ना कोई उसे। फिर कौन? मिस एर्थी, हार्वर्ड की स्टूडेंट और आपकी बैचमेट। यही एर्थी ने भी अंदर आने की इजाज़त ली। फदक ने सर से पाँव तक उससे हैरत से देखा और उन्हें ओके का साइन दे दिया। और ये आपके सारे कार्ड्स और अपना हॉस्टल कार्ड हॉस्टल से ले लीजिएगा। प्रोफेसर ने उन्हें मुस्कुराकर सब बताया। एंड मिस एर्थी, उन्होंने रेड क्लिफ क्वाड्रेंजल हॉस्टल के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, ये एक हॉस्टल का नाम है। ये हॉस्टल सिर्फ फीमेल हॉस्टल है। आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। इतनी इज्जत मोहम्मद फदक को पाकिस्तान में भी महसूस नहीं हुई थी। उसे कुछ पल के लिए तो यकीन नहीं हो रहा था कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी पर्दे जैसी प्राइवेसी का इतना एहतियात किया जाता है। उसका आज का दिन बहुत अच्छा साबित हुआ था और आते साथ उसे एर्थी जैसी अच्छी लड़की से भी मुलाकात हो गई। हार्वर्ड फदक के लिए बड़ा अपना साबित हुआ था। हॉस्टल तक चलते चलते एर्थी फदक को बहुत सी चीज़ें दिखाने और समझाने लगी। मैं कल आऊँगी, फिर तुम्हारी सिम रजिस्टर करवाएंगे। ये मेरा नंबर तब तक अपने पास रख लो। एर्थी ने अपना नंबर नोट करवाया। तुम मेरी एडवाइज़र क्यों बनी? फदक अपने मुंह पे सवाल ले ही आई। एर्थी पहले थोड़ा घबराई, फिर उसे जवाब दिया, बस मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है और तुम पर्दा करती हो तो सोचा तुम्हें ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। फदक थोड़ी मुस्कुराती। थैंक्स इतने एहसास के लिए, लेकिन पर्दा करने वाली कमज़ोर नहीं होती और मैं तो बिल्कुल नहीं। एर्थी ने भी उसे मुस्कुरा के देखा। कुछ वक्त में उसे एर्थी ने अपने कमरे में पहुंचा दिया। वो जाने ही लगी, तभी फदक ने उसे मुखातिब किया, तुम अंग्रेज़ नहीं लगती। एर्थी ने सवालिया नज़रों से
देखा, यानी तुम्हारी आंखें और बाल काले हैं और स्किन का रंग फोग नहीं है। फदक ने अपना नकाब उतारते हुए कहा। फोग? अर्थी को लफ्ज़ की समझ नहीं आई। यानी जिसमें कशिश ना हो, जैसे सिर्फ सफ़ेदी हो, कोई चमक ना हो। अर्थी ने सर हिला दिया। तुम अंग्रेज़ नहीं पठान लगती हो। फदक ने पीछे से आवाज़ दी। मैं उसे तारीफ समझूं? अर्थी फिर रोकी। बिल्कुल तारीफ ही है। फदक ने अपना अबाया तय किया। थैंक यू, तुम भी बहुत प्यारी हो। अर्थी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। मैं जानती हूँ, फदक ने आंख दबाकर कहा। दोनों एक साथ हंस दी और कल के मिलने का इरादा किया। गुड मीट। फदक ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। कमरा छोटा सा था मगर साफ था। चीज़ें बहुत बारीकी से अरेंज की गई थी। फदक का रूम 3 सीटर्स था। बाकी 2 लड़कियां कौन थी, कहाँ थी, फिलहाल उसे कुछ पता नहीं था। बस दिल इस बात पर मुतमईन था कि ये हॉस्टल गर्ल्स का है और मोस्टली ये चॉइस मुस्लिम गर्ल्स की ही होती है। फदक ने सामान सेट नहीं किया था क्योंकि वो बाकी मेट्स की मज़े का भी ख्याल रखना चाहती थी और वो खुद भी बहुत थक चुकी थी। वो फ्रेश होकर लेट गई, लेकिन जब उसकी आंख खुली अंधेरा हो चुका था और उसकी आंखों के सामने भी जो साफ सुथरा रूम था एकदम गंदा पड़ा हुआ था। 2 लड़कियां अपने अपने बेड पर बैठी अपनी टांगें साफ कर रही थी। फदक की आंखें हैरत से फैल गई। वाशरूम में क्या जाने वाला काम बाहर हो रहा था। फदक हक्का पक्का उन्हें देखे जा रहे थे। उन्होंने फदक की तरफ देखकर हाय कहा। फदक मुश्किल से फीका मुस्कुराई। फिर एक लड़की उठी और अलमारी खोली। अलमारी के अंदर ऐसे नाजेबा तस्वीरें और गंदा सामान पड़ा था कि फदक की चीखें फदक चीखते चीखते रुकी। फदक ने किसी बंदर की तरह अपने बेड से छलांग लगाई और बाहर निकल गई। फदक के जैसे हाथ पांव पर किसी ने बर्फ रख दी हो। वो सोच में पड़ गई कि अंदर जाए तो कैसे, बाहर की तरफ जाए तो कहाँ जाए। अंदर जो लड़कियां थी क्या वो वाकई मुस्लिम थी? जो भी थी बहुत अजीब थी। वो ना जाने क्या क्या सोच रही थी और रात का खाना तो वो परेशानी में भूल ही गई जो वो कभी नहीं भूलती थी। वो न जाने कब तक बाहर टहलती रही। इतना मत सोच फदक, ये मुल्तान नहीं और ना ही तेरे साथ हंटर्स हैं। यहाँ पर ये सब आम है। रिलैक्स, सुपर रिलैक्स और कमरे में जाओ और इग्नोर कर। उसने खुद को खुद समझाकर मजबूत किया और अंदर चले गए। अंदर उसकी दोनों रूममेट्स अपनी लंबी लंबी नंगी टांगे दिखा रही थीं और मोबाइल्स में मुंह घुसाया हुआ था। फदक उन्हें बिना देखे वजू बनाने चले गए। बाहर आकर उसने अपनी शाल निकाल कर नमाज पढ़ना शुरू किया। उसकी रूममेट्स ने एक दूसरे को देखा। कुछ देर बाद ही फदक के कान म्यूजिक की आवाज़ से फटने लगे। उसने जल्दी से सलाम फेरा और चिल्लाकर उन्हें म्यूजिक बंद करने को कहा। उन दोनों ने फदक को हकारा से देखा और चलकर उसके पास आई। अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे रूल रेगुलेशन मानने होंगे और इस बात के गुमान भी में ना रहना कि इस हॉस्टल में कोई दूसरा तुम जैसा होगा। फदक उन दोनों को सर उठा के देख रही थी। दिन अच्छा और रात कैम्ब्रिज की बुरी साबित हुई। फदक ने कंबल तान के सोने की कोशिश की मगर मैं बेकार। म्यूजिक की आवाज़ें, उनकी अपनी चीखें चलाने की आवाज़ें, इनकी सिगरेट नोशी, मेरे लिए जामिद नोशी। फदक खुद से बड़बड़ाई। वो देख नहीं रही थी लेकिन उसे समझ आ रही थी कि बाहर कोई गधों की तरह कूद रहा है। हॉस्टल नहीं चर्सियों का अड्डा है। फदक अब रो देने को थी। कुछ घंटों बाद उनकी पार्टी खत्म हुई। सब अपने अपने रूम की तरफ चली गई। आधी रात को कोई वहशतज़दा आवाज़ें देने लगी। फदक को अब अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उसने इस माहौल में रहकर खुद को खराब नहीं करना था, ये तो तय था। वो फिर किसी आंधी की तरह बाहर निकली। अब भूख की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा था। उसने अपने पेट को दोनों हाथों से दबा लिया। फिर वापस डरते हुए अपने रूम में गई और अंदर लटकता अबाया उतारा, अबाया ओढ़ा, नकाब दुरुस्त किया और बाहर निकल गई। वो हॉस्टल के ज़्यादा बाहर नहीं गई, बस मेन गेट के पास बड़े बेंच पर बैठ गई। अपना हैंड बैग बेंच के एक तरफ रखा और वहीं लेट के सो गई। सुबह जब फदक की आंख खुली तो वही झटके से उठ बैठी। एर्थी बिल्कुल उसके साथ बैठी थी, उसी बेंच पर। फदक को ये तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि कब आई और वो कब से उसके पास बैठी हुई थी। अलियार सही कहता था, मेरे साथ कोई ढोल बजा के भी चला जाए मैं तब भी ना उठूं। किसी इंसान का पास आके बैठ जाना ये तो मामूली बात है। फदक ने अपनी सोच को झटका और ऐथ की तरफ मुतवज्जह हुई। तुम कब आई? मुझे उठा देती। फदक को पता नहीं क्यों शर्मिंदगी हुई। अरे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर पहले ही आई हूँ। तुम्हें सोता देखा तो तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। सब खैरियत? तुम यहाँ यूं बाहर? एर्थी के चेहरे से वाज़ेह था कि उसे फदक की फिक्र है। फदक को एक लम्हे के लिए उसके चेहरे में जिया का चेहरा दिखाई देने लगा और उसने बेख्तियार उसके हाथ पकड़ लिए। प्लीज़ 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 एर्थी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। एर्थी ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। काम डाउन, हुआ क्या है बताओ मुझे। रात को हुआ सारा मामला फदक ने एर्थी को सुना दिया। तुम्हारे लिए ये सब नया होगा लेकिन यहाँ पर ये सब आम है। एर्थी ने उसे हौसला दिया। नहीं यार एर्थी, मैंने यहाँ आने से पहले सारा पता करवाया था। मुझे इस माहौल की तवक्का बिल्कुल नहीं थी और ना ही मैंने सुना था कि ऐसा माहौल होगा। फदक को ये सब देखकर वाकई सदमा लगा था। यहाँ पर तो सारे हॉस्टल्स का यही हाल है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। एर्थी ने गोया फदक के सर पर और धमाका किया। फदक सदमे से खड़ी हो गई। उसका दिमाग साई साई करने लगा। ये क्या बोल रही हो एर्थी, मैं क्या करूँगी? एर्थी दोबारा उसका हाथ पकड़ा और उसे बेंच पर बिठाया। तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, तुम इनसे फाइनेंशियली असिस्टेंट ले सकती हो। मतलब मैं समझी नहीं। फदक को कहीं दूर दूर उम्मीद दिखाई दी।
ऑफ कैंपस हाउसिंग प्रोग्राम के तहत अगर कोई तालिब इल्म हॉस्टल में नहीं रहना चाहता तो उसे फाइनेंशियली असिस्टेंस दी जाती है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये तो तय था कि फ़दक किसी हाल में भी हॉस्टल में नहीं रहेगी। उसके लिए स्टूडेंट को स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विस से रब्ता करना होगा और उसके साथ अपनी लिविंग एक्सपेंसिव के बारे में बात करनी होगी। लेकिन ये सब हार्वर्ड्स के रूल और रेगुलेशन के तहत होगा। ये सब कुछ ऑफ कैंपस हाउसिंग के तहत फाइनेंशियली असिस्टेंस दी जाती है। फ़दक की जान में जान आई। वो सब तो ठीक है थी, लेकिन मैं रहूँगी कहाँ? क्या तुम्हें एक ऐसी अच्छी जगह का मालूम है जहाँ पर लड़के ना हों, घर बंद हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो? मुझे तो ये मुमकिन नहीं लग रहा। फ़दक की परेशानी बजाती। ऐसी ने कुछ देर के लिए सोचा। मैंने अपने घर भी रेंट पर दिया हुआ है। 3 लड़कियाँ हैं मेरे साथ, लेकिन कमरे हमारे पास 4 हैं और एक कमरा मेरा है, बाकी वो 3 इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ मेरा कमरा शेयर कर सकती हो। मेरा कमरा काफ़ी बड़ा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। फ़दक ने उसे उठ के गले लगाया। थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरा कितना बड़ा मसला हल कर दिया और मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। गले लगाने के बाद फ़दक को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई। सॉरी यार थी, वो मैं खुशी इतनी थी तो तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी। नो इट्स ओके, मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एर्थी नज़र चुरा कर कहा। फ़दक की दोस्तों में किस्मत अच्छी से हमेशा से अच्छी थी और इतनी अच्छी थी वो उसे खुद मालूम नहीं था। उसे पता भी नहीं चला कि एर्थी ने उसके लम्हे ब लम्हे कितने मसले हल कर दिए थे। कुछ ही वक्त में उसे अपनी सारी क्लासेस का पता चल गया था, को डिपार्टमेंट्स का नक्शा समझा दिया था, उसके रहने की सारी अरेंजमेंट मुकम्मल कर ली थी और उसकी सारी रजिस्ट्रेशन हल कर दी थी। और 2-3 दिनों में बाद उसे रजिस्टर फ़ोन और सिम भी मिल जानी थी। एर्थी की बदौलत सारे काम निपटाने के बाद एर्थी फ़दक को अपने साथ अपने घर ले जाने की तैयारी की। जमी का प्लान। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। तबस्सुम परेशान हाल हवेली के बड़े से आंगन में उधर उधर के काम देख रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। कहीं ना कहीं उसका दिल गवाही दे रहा था कि वकास को सब पता चल चुका है और आज उसकी चमड़ी की खैर नहीं। ये ख्याल आते ही वो अपना जहन झटक देती और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने लगती। इससे पहले कि वो अपने वसवसे से मजीद दूर करती, वकास चौधरी हवेली आन पहुंचा था। आते ही उसने अपनी जहरीली नज़रों से तबस्सुम को कमरे में जाने का इशारा किया। तबस्सुम हाथ मलते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और वकास चौधरी उसके पीछे चला गया। कमरे में जाते ही वकास ने दरवाजे को लॉक कर दिया। क्यों गई थी? वह अपने कदम तबस्सुम की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन तबस्सुम बुत बनी हुई ठहरी रही। बताओ क्यों गई थी? अपने उस आशिक से मिलने। तबस्सुम को यह बात किसी खंजर की तरह लगी। आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हल्का सा गुस्सा तबस्सुम को भी आया। हाँ जानता हूँ, सब जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे फांसी दिलवाना चाहती हो। बताने गई थी ना उसे कि मैं कातिल हूँ उसके बाप का। आज़ाद होना चाहती हो ना मुझसे? वकास गुस्से में अपने दिल की बातें बाहर निकाल रहा था। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती वकास। मुझे तलाक लेनी होती तो मैं ये रास्ते ना निकालते। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वकास ने आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लिया। तुम्हारे अंदर खून ही एक कोठे वाली का है तो खून तो असर दिखाएगा ना। तबस्सुम की आंखें आंसुओं से तर हो गईं। वो गले के दर्द की वजह से नहीं थी, दिल के दर्द की वजह से थी, जो जख्म हाथों से नहीं बातों से लगाए गए थे। वकास ने बिल्कुल तबस्सुम को वैसे ही मारा था जैसे उसने गुमान किया था। जो वकास तबस्सुम को मारते मारते थक गया तो उसकी तरफ घूर कर कहा, बड़ा जहरीला है ये बंदा। जानती हूँ मैं तुम्हारी जान क्यों बख्श देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हाजी बाबा की वजह से, वरना जितनी जहर तुम मुझे लगती हो ना, कब का तुम्हें जहर दे के मार चुका होता। वकास ने उसके बाल छटके। कितना मारते हैं आप मुझे वकास? आपके हाथ नहीं दुखते? मेरी फिक्र तो नहीं है, अपने हाथों की ही फिक्र कर ले। वकास तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला और न जाने किस ख्याल के तहत अपने हाथ देखने लगा। मुझे लगता है तुम बहुत थक चुकी हो, चलो मैं तुम्हें बाहर कुछ खाना वाना खिला दूं। एर्थी ने हार्वर्ड से बाहर निकलते ही फदक से कहा। फदक को सिर्फ यही महसूस